प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं इरफान पॉल प्रोग्राम सेहत एक बरकत के हवाले से हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर, और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर मायरा गुल साहिबा। और डॉक्टर मायरा गुल से लास्ट टाइम हम देख रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी में कैसे माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल आप रख सकते हैं, किन अद्वियात का आपने इस्तेमाल करना है, कैसे माँ और बच्चे की जान को महफूज किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का उन्वान सेहत एक बरकत है। आपने इस बरकत को महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, अपनी जिंदगियों की हिफाजत करनी है। और किसी शख्स ने क्या खूब कहा है कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज अ हेल्थ, कि जो सबसे अजीम जो दौलत है, सबसे जो बड़ी दौलत आपके पास है, वो आपकी सेहत है। इससे पहले कि आज फिर हम डॉक्टर मायरा से खूबसूरत और ज़बरदस्त बातें सीखें, कैसे आप अपनी सेहत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आज हम फिर उनसे मुस्तफ़ीद होंगे, मैं चाहूँगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मायरा गुल से कि वो आज हमें दुआ में लीड करें, और दुआ के बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी डॉक्टर मायरा। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज खुदावंद बहरो बर के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ हमद और सिताइश करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ़ और ताज़ीम के लायक खुदा है। तू यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया करता है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। ऐ बाप, तेरे फ़ज़ल, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, जो तू बेलौस हमसे करता है। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि हम तेरे लोगों के लिए एक दफ़ा दोबारा से जमा हों और खुदावंद उन्हें बहुत सी मालूमात फ़राहम कर सकें। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मकाम के लिए जहाँ पे तूने हमें पहुँचाया है, कि हम तेरे लोगों को तमाम मालूमात फ़राहम कर सकते हैं, हम तेरे लोगों को खुदावंद सिखा सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में खुदावंद बता सकते हैं। इस मकाम तक पहुंचाने के लिए भी हम तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। आज का हमारा सारा सेशन खुदावंद, उसमें हम तेरी मौजूदगी चाहते हैं। हर एक बात में जो भी हम डिस्कशन करते हैं खुदावंद, तो उस सब में हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना, और जो खुदावंद मुफीद मालूमात तेरे लोगों तक पहुँचे उससे वो महजूज होने वाले बन सकें, और उससे खुदावंद वो बहुत सारा फ़ायदा हासिल करने वाले बन सकें। इस तमाम सेशन को लेके जो मालूमात हम देते हैं खुदावंद, उन सब में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, जैसे कि अभी डॉक्टर मायरा गुल साहिबा जब दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो सारी रिक्वेस्ट्स हैं वो हमारे खुदावंद के हुजूर जानी चाहिए, और ये खुदावंद की तरफ से है। आज डॉक्टर मायरा गुल जिस मुकाम पे हैं, ये हमारे खुदावंद की तरफ से है। और एक बार फिर मैं इनका हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। डॉक्टर मायरा गुल इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में गायनी वार्ड में अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रही हैं, और पार्ट 1 FCPS कंप्लीट करने के बाद इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो जारी है गायनी में। और आज हम फिर इसी से रिलेटेड गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिछली दफ़ा हमने बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त बातें इनसे सीखी कि कैसे माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है, और हम ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से सीख रहे थे। और मैं चाहूँगा कि हम जो अपनी गुफ्तगू है उसका आगाज़ वहीं से करें कि ब्लड प्रेशर जो है ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई है। ये आम पब्लिक में भी इस कदर तेज़ी से पाई जाने वाली बीमारी है। बहुत सारे लोग इससे खौफज़दा भी हैं, बहुत सारे लोग इससे टेंशन का शिकार हैं, और बहुत सारे लोग जब ये बीमारी लाहक हो जाती है तो दवाई इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स, इसके क्या मुज़र असरात लोगों की ज़िंदगी पे होते हैं, हम इसके ताल्लुक से आज फिर डॉक्टर मायरा गुल से सीखेंगे। डॉक्टर मायरा, वंस अगेन हम आपको खुशामदीद कहते हैं सेहत एक बरकत प्रोग्राम में। और लास्ट प्रोग्राम में भी हमने बहुत ही मुफीद बातें आपसे सीखी, और मेरा ईमान है आज भी बड़ी खूबसूरत बातें हम खुदावंद के हुजूर अपने नाजरीन के लिए इस प्रोग्राम में करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने एक दफ़ा दोबारा मुझे मौका दिया, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बरकत टीवी के लिहाज से
कि हम इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सी अवेयरनेस दे रहे जी, हैं। जी। आप इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स और को भी बुलाते हैं और उनसे डिस्कशंस करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी बरकत टीवी की सारी टीम को, आपको, कि आप ये न्यू टॉपिक्स जो हैं वो लेके आते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। और इस सारे प्रोग्राम का जो क्रेडिट है वो हमारे खुदावंद को और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को जाता है, जो वाकई लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों की फिक्र करते हैं। और उन्होंने ये मुनासिब जाना कि बरकत टीवी के तवस्सुत से प्रोग्राम सेहत एक बरकत हम नशर कर सकें और लोगों को ये मालूमात हम पहुंचा सकें कि कैसे लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो हम फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ब्लड प्रेशर से कि हामला जो ख़वातीन हैं उनमें ब्लड प्रेशर के क्या मनफी असरात हो सकते हैं, स्पेशली एक माँ और बच्चे की ज़िंदगी पे इसके क्या असरात होते हैं। आप इसके ताल्लुक से हमारे नाजरीन को बताइएगा। पिछली दफ़ा जब हमने एंड किया था तो उसमें हमने ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की थी कि कितना ब्लड प्रेशर हो तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। जी जी। तो 140/90 140/90 जो ब्लड प्रेशर है वो, और उससे ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। पहली चीज़, जो भी अद्वियात वो आपको देते हैं वो आपने बाकायदगी से लेनी है। और ऐसे भी नहीं होता है, बाज़ औक़ात होता है कि अद्वियात हम ले रहे होते हैं जी जी। और हमें लगता है कि बस मैं गोली खा रहा हूँ, अब मुझे उसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी जी। मतलब मेरा तो अब नॉर्मल जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन बिल्कुल जा रहा है, ठीक तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसका चेक एंड बैलेंस लाजमी रखना है। बिल्कुल ठीक डेली है। बेसिस पे जो है ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर दिन में चलें एक दफ़ा जी, जी। एटलीस्ट आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और अगर आपने जैसे स्टार्ट में एक गोली स्टार्ट कर रहे जी, जी। हैं, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जब आप अस्पताल जाएंगे तो आपने डेली बेसिस पे वो बीपी का रिकॉर्ड रखें तकरीबन 1 हफ्ते तक। जी, जी। रोज़ाना चेक करें, 1 हफ्ते का रिकॉर्ड लेके दोबारा आप अपने डॉक्टर के पास जाएं कि ये गोली खा के तो मेरा इस तरह के ब्लड प्रेशर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ताकि आपका अगर बीपी हाई आता है तो वो डोज इंक्रीज करेंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर उससे मजीद कम हुआ है तो वो डोज कम करेंगे। जी जी जी, ठीक है, बहुत तो ये ज़बरदस्त बहुत बात है। ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ कि आप गोली के साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड भी लाजमी रखें। ठीक है, और एक अभी जो आपने सवाल इस हवाले से किया था कि क्या रिस्क हो सकते हैं जी जी। माँ के या बच्चे की सेहत के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं ब्लड प्रेशर के। कुछ जो इसमें- रिस्क हैं वो उसके बारे में जी, आप ज़रा मैं बताएं। ज़रूर ज़रूर। बताना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले जब हम माँ के हवाले से बात करते हैं जी जी। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से माँ के अपने जो है वो दिल, जिगर, गुर्दे, दिमाग, सारी जो आपकी शरीयानें जहाँ जहाँ जा रही हैं, ठीक है, तो जी, वो जी। सारे अज़ा आपके इन्वॉल्व होते हैं। वो जी, सारे सारे अज़ा सारी आपके बॉडी के इफेक्ट अज़ा होते हैं। इससे अफेक्ट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को इतना हम एज ए लाइट नहीं ले सकते कि ब्लड प्रेशर ही है, थोड़ा सा हाई हो गया है, चले कोई बात नहीं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। इससे पूरी बॉडी के जो अज़ा हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। सबसे बढ़ के उसमें ब्लड प्रेशर के साथ हमारे पास जो मरीज आते हैं जी, जी। कि उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया होता। जी, जी। ठीक है, और वो हमारे पास फिर फिट्स के साथ आते हैं, झटकों के साथ आते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका कि मरीज को झटके लगना शुरू हो जाते जी, हैं। झटके। अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई दवाई नहीं ले रहे, तो एक टाइम आएगा कि बीपी आपका इतना हाई हो जाएगा कि आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में मरीजों के लिए शायद ये बात नहीं होती है, क्योंकि जैसे आपने बताया उन्होंने पहले इन मंथ्स में कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया होता और वो शायद ये समझ लेते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि जी अभी आपके पास आए हैं, शायद आज ही बढ़ गया है या शायद अचानक से बढ़ा है और उससे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह जो है आप जैसे बता रही हैं वो ये है कि आपने पहले अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक ही नहीं करवाया। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाते रहें। बिल्कुल, और ये दिमाग के शरीयानों को जो है वो इफेक्ट करता है और ये झटके लगने से मजीद जो है वो हालत ख़राब होती है। फिर उसमें फिर एक तो माँ के लिए हालत ख़राब होगी, ठीक है, माँ का दिमागी तौर पर भी जो है असरअंदाज हो सकती है इसमें। ठीक है, और झटकों को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है अगर आप अस्पताल भी जाते हैं, और इसमें डॉक्टर आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि झटकों के बाद वहाँ जो है मरीज़ा का साइकोलॉजिकली मतलब वो ठीक है या नहीं है, नॉर्मल होती है या नहीं होती। ये बहुत ही इसकी सीवियर कंडीशन है जी। कि अगर आप ब्लड प्रेशर को बिल्कुल मामूली सी बीमारी समझ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं, अक्सर जो खवातीन हैं वो समझते हैं शायद ब्लड प्रेशर या कोई बात नहीं, और इससे जो एक्सट्रीम अगर जहां तक आपको बताया गया वो ये है कि माँ की जान भी पूरी तरह
खतरे में है और फिर बेबी की जान भी खतरे में है। इसलिए आपने दोनों जानों को महफूज रखने के लिए आप अपना जो रूटीन चेकअप है वो भी करवाएं और ब्लड प्रेशर भी रेगुलर चेक करते रहें। जी, और जब जैसे मरीज हमारे पास आते हैं, जैसे अगर झटकों के साथ पेशेंट आता है तो उसमें फ़ौरन हमने जो है वो हम डिलीवरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसका सी सेक्शन करते हैं या नॉर्मल के तो चांस कम ही होता है क्योंकि उसमें बच्चे की धड़कन खराब हो चुकी होती है। ठीक है, ये झटकों की वजह से बच्चे पे इस तरह इफेक्ट होता है कि जो बच्चे को खून पहुंचाने वाली शरेयानें होती हैं ना, जो ओवल होती है, ठीक है, उसकी वजह से खून नहीं पहुंच पाता बच्चे की तरफ, ठीक है, ये और बहुत ही बच्चे को खतरनाक ऑक्सीजन हालत की है। कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसको खुराक नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से बच्चे की जान को इस तरह से खतरा होता है और फिर उसमें हमें फिर फौरन डिलीवरी की तरफ जाना पड़ता है। मतलब दोनों जानों को महफूज रखने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने कंप्लीट टेस्ट भी करवाएं और रूटीन चेकअप भी करवाएं और ब्लड प्रेशर आप रूटीन से चेक करवाते रहें। इसमें यह भी आप जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप मरीजा नहीं है ब्लड प्रेशर की तो फिर भी इसको चेक करवाना चाहिए। जी बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि कब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जी। मोस्टली 7वें महीने के बाद जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को शुरू से ही ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो इसमें डेली आपने जब भी हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है तो ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर ये चीज़ें चेक करवाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें एक और बात मेरे जहन में आ रही है, आप जैसे कि ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से बता रही हैं उन हामला खवातीन को कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कौन सी वो डाइट है जिसे लेने से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, और कौन सी ऐसी डाइट है जो लेने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, और लोगों ने अपने जहन में कुछ ऐसे खदशात बिठाए हुए हैं कि शायद हम ये खुराक खाएंगे और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ज़रूर इस हवाले से भी कुछ ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, इसमें ऐसे है कि कुछ लोगों का डाइट से ही कंट्रोल हो जाता है, जी ठीक है, ब्लड प्रेशर, लेकिन कुछ लोगों को डाइट के साथ साथ दवाई भी लेनी पड़ती है। जी ये तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि सिर्फ हमने डाइटरी कर लिया, हैबिट्स कंट्रोल अपनी तो हो जाएगा। तो डाइट में इसमें आपने सबसे पहले तो नमक से परहेज, जी नमक से परहेज कीजिए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, चाहे वो हामला खवातीन है या आम मरीज हैं ब्लड प्रेशर के, उन्हें नमक से परहेज करना चाहिए और किसी चीज़ से। इसके अलावा फ्राइड चीज़ें, जितनी तली हुई चीज़ें हैं, आप सुबह बड़े शौक से पराठे खा रहे हैं या बहुत फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं तो वो उनसे परहेज करें। और गोश्त चावल से भी परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर जो है। और अक्सर हमारी जो हामला खवातीन हैं उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है, हमारे जैसे कि मुख्तलिफ हमारे जो देहात हैं उनमें, कि वो देसी जो घी है, जो मक्खन है, पराठे हैं, वो उसको ज्यादा इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी एक ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब, ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा सकती हैं ऐसी चीजें, ऐसी चीजों से परहेज कीजिए। घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल करें, घी की जगह पे ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप चीजें जो है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो तब ही आपको ऐसे मशवरे मिल सकते हैं कि घी आपने बंद करना है, ऑयल का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। सब्जियां भी इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों को रिकमेंड करेंगे जैसे डॉक्टर माहिरा गुल आपको बता रही हैं। अंडे का भी इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे तो जी अंडा भी एक सफेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो फिर आप अंडे की सफेदी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे की जर्दी आप नहीं खाएंगे। तो ये भी एक जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल गया है। मैं इससे पेशतर के सवाल करता हूँ, डॉक्टर माहिरा ने खुद ही बता दिया कि अंडा जो है ब्लड प्रेशर के मरीज कोई भी मर्द व खवातीन कोई भी हैं, उन्हें अंडे की सफ़ेदी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे की जर्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत ही खूबसूरत बातें आज भी हम डॉक्टर माहिरा गुल से सीख रहे हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सेहत एक प्रोग्राम, देखते रहिए बरकत टीवी। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं सेहत एक बरकत और इसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मायरा गुल और हम उनसे जान रहे हैं लेडीज़ के उन तमाम मसाइल जो कि उनकी प्रेगनेंसी के दौरान जो फेस करने पड़ते हैं, हम उनके हल को भी देख रहे हैं और अद्वियात के बारे में हमने देखा, डाइट के बारे में हमने उनसे जाना और अभी जैसे कि ब्लड प्रेशर के बारे में हम देख रहे हैं। डॉक्टर मायरा, आप ब्लड प्रेशर के बारे में क्या हमारे नाजरीन को और बताएंगे? ऐसे ब्लड प्रेशर जब प्रेगनेंसी में बढ़ता है, जब अक्सर लेडीज़ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो क्या ये प्रेगनेंसी के बाद भी ब्लड प्रेशर की डिजीज़ उन्हें एक मुकम्मल तौर पे लाहक हो जाती है या बाद में वो फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे आ जाते हैं? जी, इसमें जो रिसर्चेज हैं वो तो हमें यही कहती हैं कि 80% तक जो लेडीज़ हैं वो वापस नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे आ जाती हैं। जी 80% बहुत वापस। रेयर है कि लाइक 20% या इतना 10% हैं जिनको बाद में भी ब्लड प्रेशर का मसला रहता है। जी। और क्या इसमें आपकी डाइट और स्ट्रेस के भी वजह हो सकती है? बिल्कुल, डाइट है, स्ट्रेस उसमें है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कोई भी बीमारी है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें डाइट आप अच्छी लें और वॉक कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। वॉक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब वॉक और लाइट एक्सरसाइज का बता रही हैं तो क्या आप ये रिकमेंड करेंगी हामला खवातीन को कि वो भी एक्सरसाइज और वॉक? जी बिल्कुल, अगर वो एक्सरसाइज नहीं प्रॉपर इस तरह कर सकती तो क्योंकि उसके लिए जाहिर है आपके पास कोई ट्रेनर हो जो प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइजेस का बता सके, तो वॉक तो आप खुद ही कर सकते हैं। और लाइट वॉक जरूर करें, मॉर्निंग करें, इवनिंग करें, 2 टाइम। और वॉक से तो मैंने देखा है कि हमारी आम जो हमारी लाइफ है, एक आम सेहतमंद शख्स के लिए वो भी इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह भी आपने शुरू में बताया था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे फिर हमारा दिल भी मुतासर हो सकता है, हमारे लंग्स भी मुतासर हो सकते हैं और मेरे ख्याल में ये जो वॉक है ये काफ़ी बीमारियों से बचाव के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और इसी तरह ये एक ज़रूरी है हामला खवातीन के लिए भी, वो भी वॉक करें। जी बिल्कुल, ज़रूर करें वो वॉक। ये एक तो हमल में जो शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, ये इनसे भी बचाएगी आपको। जी, हामला खवातीन के लिए भी डॉक्टर मायरा गुल रिकमेंड कर रही हैं आपने वॉक जरूर करनी है। इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया है, जब आपने वॉक का कहा, कुछ लेडीज को आप रेस्ट एडवाइस जब करते हैं तो रेस्ट का इसमें क्या मतलब है? उन्होंने टोटली बेड पे रहना है या वॉक या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज रेस्ट में भी वो कर सकते हैं? ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम रेस्ट एडवाइस करते हैं और अगर हम रेस्ट एडवाइस करते हैं जी तो आई थिंक ये श्योरिटी होनी चाहिए फैमिली मेंबर्स की तरफ से कि वो वाकई उसको रेस्ट दें खातून को। ये मतलब एक जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमारे इस पाकिस्तानी मैरिटल लाइफ। डॉक्टर मायरा, इसमें मैं थोड़ी सी हम बात अगर हम खोल के करें, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जब एक डॉक्टर जो है वो एक खातून को जब रेस्ट एडवाइस करती है तो मोस्टली घर वालों में ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि शायद अब इसने शायद बहाना बना लिया है और अब ये घर के कामों से शायद बचने की कोशिश कर रही है। तो क्या आप लोगों को ये एक क्लियर मैसेज देना चाह रही हैं कि जिन लोगों को, जिन खवातीन को एक डॉक्टर जो है, कंसल्टेंट जो है, जब रेस्ट एडवाइस कर देती है तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि घर वाले उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसको फेवर दें, उसको पूरी मॉरल सपोर्ट दें और उसको रेस्ट करने दें, क्योंकि जब रेस्ट नहीं करने दे रहे तो फिर एक और उस पर जब स्ट्रेस आप ले आते हैं तो जैसे आपने बताया स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी रेज होता है और एक और इश्यू भी है जिससे आपने बताया शुगर, हम उसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं कि रेस्ट जब एडवाइस किया गया तो फिर इसका मतलब रेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही ये बात है, लेकिन इसमें ऐसे है कि कुछ कंडीशंस में हम करते हैं रेस्ट एडवाइस। प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, मतलब ये एक बीमारी नहीं है जो कुछ खवातीन वाकई इसको समझती हैं कि बस प्रेगनेंसी है तो मैं बस बेड के साथ लग जाऊं, ऐसी बात भी नहीं होती है। तो ये दोनों साइड से अगर रेस्ट एडवाइस किया गया तो किसी कंडीशन की वजह से ही किया गया होगा। और अगर तो उसमें फैमिली मेंबर्स को जो भी घर में हैं, स्पेशली जो लेडीज हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और रेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और अगर बेजा कोई रेस्ट कर रहा है तो उससे कोई बीमारियों के भी होने के चांसेस हैं? बिल्कुल ऐसे ही, अगर ऑब्वियसली वेट गेन होगा, फिर उसे बीपी का मसला होगा, शुगर का मसला बढ़ जाएगा। तो ये हल्की वॉक जैसे हमने पहले बात की, एक्सरसाइज लाइट अगर कर सकते हैं तो ये चीजें जो है वो एक्टिव होना, मतलब बेड के साथ नहीं लगे रहना। जैसे कि आपने खाना खाया है और आप फौरन से बेड पे लेट जाएं और आप उठे ना, तो इससे तो फिर और बीमारियां जन्म लेंगी। ना कि आप बीमारियों से बच रहे हैं रेस्ट करके, बल्कि आप बीमारियों को दावत दे रहे हैं कि वो आपके बदन में आए। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है बिल्कुल। इसलिए रेस्ट अगर डॉक्टर ने जैसे एडवाइस की है उसके मुताबिक जरूर रेस्ट कीजिए
और जिस तरह डॉक्टर साहब अभी आपको वॉक एडवाइस कर रहे हैं कि वॉक आप कर सकते हैं, किसी भी हालत में है वॉक ज़रूर कीजिए। वॉक से आपकी बॉडी में हेल्दी जो है वो आप अपने जिस्म को रख सकते हैं और पॉजिटिव ये एक है आपके लिए अमल। वॉक ज़रूर कीजिए और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसके बाद आपने जैसे कि शुगर का जिक्र किया, बहुत सारी खवातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने देखा है कि शुगर उनकी बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? बहुत सारी खवातीन में शुगर का मसला जो है वो हो जाता है। कुछ को शुरू में होता है, कुछ को बाद में 7 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें भी जो है आपने शुगर का रिकॉर्ड रखना है एक तो, और कुछ टेस्ट होते हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक तो मैं ब्लड प्रेशर के लिए भी बताना चाहूँगी कि उसमें भी आपके सारे टेस्ट होने चाहिए मुकम्मल। बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ साथ यूरिन टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह शुगर के हवाले से भी जो टेस्ट हैं आपके, जैसे वो 3 महीने का रिकॉर्ड होता है, एक टेस्ट वो होता है आपका, ठीक है। तो ये जो 2-3 टेस्ट होते हैं, GTT है, HbA1c, कुछ नाम मैं अभी ले लेती हूँ। तो ये 2 टेस्ट करवाना जो है शुगर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें आपको अद्वियात भी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अद्वियात लें या फिर उसमें गोलियां भी हो सकती हैं और उसमें इंसुलिन का इस्तेमाल भी हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने गोलियां और इंसुलिन का जिक्र किया है, हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ शुगर की मेडिसिन को इस तरह समझा जाता है कि आपने एक दफ़ा जब शुगर की मेडिसिन ले ली तो ताहयात ये आपको लग गई है और फिर इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। आप क्या रिकमेंड करेंगी हामला खवातीन को जब उनकी शुगर जो है बढ़ गई है, तो क्या उनको शुगर की दवाई लेनी चाहिए, या इस डर से कि शुगर की दवाई लेंगे तो शुगर की दवाई पे वो सारी उम्र के लग जाएंगे, अगर नहीं लेंगे तो शायद नॉर्मल हो जाएंगे? आप क्या रिकमेंड करेंगे, शुगर की दवाई लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इसमें भी हम वैसे ही चलेंगे, डाइट होनी चाहिए मतलब शुगर से रिलेटेड। जाहिर है आप उसमें शुगर वाली चीज़ें, चीनी वाली जितनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और वॉक करें, ठीक है, और दवाइयाँ लें टाइम पे। दवाई ज़रूर लेनी है। और इस शुगर में भी वैसे ही है जैसे ब्लड प्रेशर में था कि हो सकता है वो आपके हमल के दौरान ही, मोस्टली जो होती है वो हमल के दौरान ही रहती है और उसमें हमल के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। जी, मोस्टली शुगर भी डॉक्टर मायरा गुल साहबा बता रही, मोस्टली शुगर भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी शुगर बढ़ी है तो फिर खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपने ऊपर स्ट्रेस को ना बिठा लें। अगर शुगर प्रेगनेंसी के दौरान हुई है तो मोस्टली ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे प्रेगनेंसी हुई आपकी शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल हो गया और फिर आपको मुसलसल ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर के साथ रब्ता जारी रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जैसे डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद बता रहे हैं फिर आप उसके मुताबिक चलें। और इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, शुगर हो गई है तो दवाई ज़रूर लें। जब आप दवाई नहीं लेते तो माँ और बच्चे की दोनों की जान जो है वो रिस्क पे है। ना सिर्फ आप अपनी जान को बल्कि बच्चे की जान को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है। और इंसुलिन के बारे में एक बड़ा एक ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया हुआ माइंड सेट है कि अगर आपने इंसुलिन लगवा ली तो फिर सारी उम्र के लिए इंसुलिन लगेगी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन लगाई है तो क्या पेशेंट वापस उसी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं या इंसुलिन आ जाते हैं? वही बात आ जाती है कि मोस्टली लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। मोस्टली लोग वापस आ जाते हैं। और स्टार्ट हम लोग गोली से ही करते हैं। गोली से ही करते हैं। अगर गोलियों से, अब उसमें आप क्या है कि अगर आपको गोली स्टार्ट की है, आप अपनी डाइट भी उसके अकॉर्डिंग करें, शुगर वाली चीज़ों से परहेज करें, वॉक करें साथ में, ठीक है, तो फिर आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी तो आप गोली के साथ ही चलते रहेंगे पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर वो गोली से कंट्रोल नहीं हो रही तो हम उसकी मिकदार बढ़ाते हैं। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही फिर हम इंसुलिन की तरफ जाते हैं। ये लास्ट वो रिजॉर्ट होता है हमारे पास जिसमें हमने उसकी तरफ जाना होता है। और ये सारी बातें जो हैं आप इनसे तब अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं जब आप एक अच्छे सेटअप में जाएंगे, एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएंगे। और हमने पहले एपिसोड में जब बात की कि मुख्तलिफ लोग, छोटे छोटे क्लिनिक जो हैं जो कि क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, उन्होंने गली मोहल्लों में बनाए, उनके पास जब जाएंगे तो वो इस कदर आपको अच्छे तरीके से ना समझा सकेंगे और ना ही आप अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप सेफ हाथों में जाएंगे। मुहाफिज तो हमारा खुदावंद है, वही हमारा शाफी है, वही हमारी हिफाजत करता है। लेकिन जो हिकमत डॉक्टर्स को दी गई है वो हमारे खुदा की तरफ से है। इसलिए ज़रूर है कि हम सब इस हिकमत से जो डॉक्टर्स के पास खुदावंद की तरफ से है हम इससे फ़ायदा उठाएं, अच्छे सेटअप्स में जाइए, इससे मुस्तफ़ीद हों और इन तमाम बीमारियों को
इतना सर के ऊपर ना बिठाएं कि शायद ब्लड प्रेशर है, शुगर है या दवाइयाँ खा रहे हैं तो आप कोई बीमार हैं। मैडम ने पहले ही बताया कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। आपने प्रेगनेंसी को बीमारी के तौर पे नहीं लेना कि डॉक्टर ने शायद मेडिसिन शुरू कर दी है तो ये कोई हम बीमार हो गए हैं, बल्कि नहीं, मेडिसिन जो है ये आपकी और बच्चे की सेहत के लिए है। और परहेज इलाज से बेहतर है। और परहेज इलाज से बेहतर है। इसमें परहेज भी बताए गए हैं। नमक से परहेज आपने बताया, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है जो नमक का कम इस्तेमाल कीजिए जी। और अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो फिर जाहिर है उसमें आपने ज्यादा कम इस्तेमाल जी जी जी। और शुगर के मरीजों के लिए आपने बताया कि जो चीनी वाली जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीनी है उससे कम उसका इस्तेमाल कीजिए, बल्कि अगर डॉक्टर ने मना किया तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप मीठा खाने के शौकीन भी हैं फिर भी आपको डॉक्टर ने मना किया तो ज़रूर इसको छोड़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर के मरीज जो हैं वो भी मीठा खाने से परहेज नहीं करते और फिर ये है कि फिर वो एट द एंड बड़े ही मुश्किल हालात का उन्हें सामना करना पड़ता है। और डॉक्टर मायरा ने रिकमेंड किया वॉक जो है ये बहुत ज़रूरी है। वॉक को भी अपनी डेली आदत में अपनाइए। आप जितने लोग हेल्दी हैं और जितने मर्द और ख्वातीन हमारे इस शो को देख रहे हैं, आप सबको हम ये रिकमेंड करेंगे वॉक को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। वॉक से डॉक्टर मायरा ने भी बताया ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और शुगर भी कंट्रोल होती है। और जो शुगर के मरीज हैं उन्हें तो खासकर डॉक्टर्स रिकमेंड कर देंगे वो वॉक जरूर करें। और सुबह सवेरे की जो वॉक है उससे आपके लंग्स भी हेल्थी रहते हैं, उससे आपको जो माइंड है वो भी फ्रेश होता है और आपकी सोचने की सलाहियत जो है वो भी बढ़ती है। कि जी ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही जी। इसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में आ रहा है, हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन हैं वो भी जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया था कि इसमें ऑपरेट का आपने जिक्र किया, मोस्टली जो खवातीन हैं बड़े सेटअप में हॉस्पिटल में जाने से इसलिए भी डरती हैं कि शायद हम वहाँ पे जाएंगे तो ज़बरदस्ती हमारा ऑपरेट ही किया जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। आप इसको किस तरह एक मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि क्या वाकई इस तरह होता है कि आप ज़बरदस्ती में ऑपरेट कर देते हैं, या जिस तरह अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो नॉर्मल होगी, ऑपरेट अगर ज़रूरत है तो फिर ऑपरेट होगा? कैसे आप इसको बयान करेंगे? बिल्कुल, इसमें हम कोशिश यही करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाए, क्योंकि सी सेक्शन के अपने जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी जी। तो लेकिन जहाँ पे बहुत ही अशद ज़रूरत है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जी जी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे हम नहीं कह सकते कि कोई भी पेशेंट आए तो हम सीधा सी सेक्शन की तरफ जाएं। अगर आप बिल्कुल अनट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स के पास जाते हैं, जैसे मोस्टली दाईज होती हैं हमारे इधर कल्चर्स में, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो वहाँ से डिलीवरी करवाते हैं और उसके बाद अंदर से उनकी जो है वो आंतों का भी हुआ होता है ऑपरेशन और सारा कुछ उन्होंने किया होता है और फिर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और फिर बड़ा ऑपरेशन होता है जिसको हम लेप्रोटमी कहते हैं। ठीक है, तो अगर उससे बचना है तो आप बेहतर है कि आप पहले ही अच्छे सेटअप में आ जाएं, क्योंकि बाद में भी आपके साथ बहुत फिर बड़ा ऑपरेशन, बड़ी सर्जरी से गुजरना तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो ये मैं वाकई ये शेयर करना चाह रही थी कि इस तरह बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। हमें घर में बैठ के शायद लग रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है या हम इधर से दाई से ही करवा लें और सारा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप ज़रूर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आएँ और जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमने भी ओथ लिया होता है और हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि हम पेशेंट की सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसकी अफोर्डेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके तो वैसे ही कोई डिसीजन लें सी सेक्शन का। वो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ही हम सी सेक्शन जो है उसको रिकमेंड मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेटअप में, बड़े सेटअप्स में बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ऑपरेशन के लिए डाल दिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऑपरेशन जहाँ पे होने की ज़रूरत है वहाँ पे ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज हैं वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। आप जान रहे हैं आज बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपने सुना डॉक्टर मायरा गुल को, किस तरह आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, किस तरह आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी सेहत और बच्चे की सेहत को बरकरार रखना है, और आप किस तरह अपनी जान को और अपने बच्चे की जान को महफूज रख सकते हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त बातें थी जो आज हमने डॉक्टर मायरा गुल से जानी, और एक बार फिर हम डॉक्टर मायरा गुल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव बातें हम सबके साथ शेयर की। आप सबके भी शुक्रगुजार हैं जो आप हमें इनकरेज कर रहे हैं। सेहत एक बरकत प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी आरा से भी हमें आगाह करते रहें, अपनी जो मुफीद मशवरे हैं उससे भी आगाह करते रहें, और अगर आपका कोई सवाल है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिए, ईमेल कर सकते हैं, आप हमें
कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन से हमें आगाह कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और हमारा ईमान है आज फिर इन बातों के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है, आप मुस्तफ़ीद हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा सेहत एक बरकत है। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। इसलिए बरकत टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इस प्रोग्राम को लेके आएँ, सेहत एक बरकत। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर माहिरा के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर माहिरा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए बरकत टीवी, देखते रहिए सेहत एक बरकत।